हमारी गलतियों की वजह से कश्मीर का एक हिस्सा आज पीओके कहलाता है। नेहरू चाचा को समझ में नहीं आता था कि सेना का क्या महत्व है। अगर किसी को जो है श्रेय जाता है भारत की पराजय का तो नेहरू चाचा हैं। जम्मू और कश्मीर का काफी बड़ा भाग आज चीन के पास है और काफी बड़ा भाग पाकिस्तान के पास है। इंदिरा गांधी ने मैनेज कर लिया तो उनको कई चीजों का दोष दे सकते हैं, लेकिन कश्मीर पे दोष नहीं सकते। बस एक उन्होंने गलती की थी, शिमला एग्रीमेंट, वो बेवकूफ़ाना था। लेकिन गलती सबसे बड़ी अगर किसी ने की कश्मीर पे नेहरू चाचा के बाद तो राजीव गांधी थे। देखिए, सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है 370 हटा के। श्याम प्रसाद मुखर्जी जो फाउंडर थे उनका सपना पूरा किया है। मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर पहली जगह हो सकती है एक्सपेरिमेंट कि ये सारा पावर स्टेट कैपिटल में न रह के आप मेयर सिस्टम लाएं जो कि बाकी दुनिया में है। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले हमने कश्मीर 1947 से पहले की बात की थी और आज कश्मीर 1947 के बाद की बात कर रहे हैं। और आज फिर मेरे साथ मेहमान हैं फेयर ऑब्जर्वर के फाउंडर, एडिटर इन चीफ अतुल सिंह जी। अतुल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। हमारा जो पिछला एपिसोड था काफी उसमें बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीजें थी जो कि 1947 से पहले की थी, पर 47 के बाद का जो इतिहास है कश्मीर का वो अलग ही एक पूरी कहानी है। इसके बाद तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हमने आखिरी जो बात करके छोड़ा था वो था पश्तूनों ने जब हमला किया। एक आरोप लगता है, आपने उस समय एक आंसर दिया था कि पश्तूनों ने रास्ते में कई गलतियां की वरना कब्जा और बड़ा होता, पर नहीं, कश्मीर हमारे हाथ में न होता साहब जी। अगर उन्होंने वो एयरफील्ड ले ली होती ना, लैंड कहाँ करते ट्रूप्स? जम्मू होता हमारे हाथ, लद्दाख हो सकता है होता, वो भी मुश्किल होता, लेकिन कश्मीर तो ना होता। गलतियां बहुत बड़ी कर बैठे। उनकी गलतियां तो हमें कुछ फायदा देगी, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से कश्मीर का एक हिस्सा आज पीओके कहलाता है। बीजेपी और जनसंघ, अब इनका जिक्र करना जरूरी है क्योंकि इसके बाद इनका बड़ा रोल आता है कश्मीर में। ये हमेशा एक आरोप अभी तो इन्हीं का रोल है ना। अब तो इन्हीं का रोल है पूरी तरह से। इन्होंने जो है नेहरू पर आरोप ये लगाया कि नेहरू की रणनीतिक गलती यूनाइटेड नेशंस में जाना था। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या ये वाकई एक रणनीतिक गलती थी या नेहरू के इरादे ठीक थे और उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो देखिए, भाजपा जो बोले वो तो खैर उनका एक राजनीतिक मकसद है, उनको तो कांग्रेस को नीचा दिखाना है, तो भाजपा की बातें जाने दीजिए। पहले हम देखते हैं कि किया क्या नेहरू चाचा ने। हमारे जवाहरलाल नेहरू पढ़े हुए थे कहाँ से? हैरो से। उसके बाद गए थे कैम्ब्रिज। हिंदी बोलते थे वो अंग्रेजी एक्सेंट में। साहब को अंग्रेज़ों पे बड़ा भरोसा था। लोग तो कहते हैं भाई एडवीना माउंटबैटन इनकी गर्लफ्रेंड थी। अब राम जाने कितना सच, लेकिन यह है कि माउंटबैटन लॉर्ड और लेडी दोनों से इनकी यारी तो बहुत थी। तो ये इंटरनेशनलिस्ट थे, इनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में बड़ा विश्वास था और ये भाग के गए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के पास जनवरी 1, 1948 न्यू ईयर्स ईव इन्होंने ऐसे सेलिब्रेट की। इन्होंने कहा कि भाई हम जो हैं ट्रूप्स को पीछे बुलाएंगे, यूएन हमारे साथ न्याय करेगा। और ये गोरे आदमी के पास गए, बोले हमारे साथ हमारा छोटा भाई बहुत बुरा काम करता है, देखो कितना बदमाशी करता है, दादी जी हमारा कुछ इंसाफ करो हमारे साथ। हाँ, हमारा खिलौना ले लिया ये छोटा भाई हमारा। हाँ, आप जिना को एक चाबुक लगाओ और बोलो हमारे साथ ठीक से पेश आए, हम बड़ा भाई है, कश्मीर हमारा है। अब भाजपा जो बोले वो गए तेल लेने। असली बात यह है कि मेरे जो हैं
जो अमरीकी दोस्त हैं, जो CIA और स्टेट डिपार्टमेंट से निकले हैं, वो ये क्या रियल पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता है? अंग्रेजी में कहावत है, पोजेशन इज 9/10 ऑफ द लॉ। मैं दोबारा बोलूंगा, पोजेशन इज 9/10 ऑफ द लॉ। नेहरू चाचा को समझ में नहीं आता था कि सेना का क्या महत्व है। पंडित अपने को कहते हैं ना, पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़ाई तो कभी किए नहीं थे। बोर्डिंग स्कूल में गए थे, फेबियन सोशलिस्ट बन गए थे, आंदोलन किए थे आज़ादी के लिए, जेल गए थे, बढ़िया आदमी थे, नेक थे, कई मामले में आदर्शवादी थे, लेकिन साथ ही साथ अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ भी थे। उनको ये समझ में नहीं आया कि भाई कश्मीर का विवाद तो अंग्रेज़ों के हित में था, पाकिस्तान उनके लिए ज़्यादा प्रिय था, क्योंकि ये तो सोशलिस्ट थे, ये तो सोवियत रूस की तरफ इनका रुझान था, तो इनका साथ क्यों देते भाई, क्यों देते? ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ये तो संदिग्ध थे ना भाई। 48 में गए, 5 साल बाद ही CIA और MI6 ने कू करके मोसैडेक को हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो सोशलिस्ट थे। तो इनको जो है गूढ़ बातें समझ में नहीं आती थी पावर पॉलिटिक्स की, रियल पॉलिटिक्स की। वही कारण है कि 1962 में, 1962 में अगर किसी को जो है श्रेय जाता है भारत की पराजय का, तो नेहरू चाचा हैं। तो खैर, तो ये भाग के गए गोरा साहब के पास। गोरा साहब, हम हैरो का पढ़ा है, हम कैम्ब्रिज गया, तुम भी कैम्ब्रिज गया, हमारे साथ जो है तुम न्याय करो। हाँ, गोरे साहब ने बोला, आजा बेटा, बताते हैं तुझे। ठीक, UN ने कह दिया, हाँ जी भाई, पहले सब लोग अपने ट्रूप्स वो करें, उसके बाद प्लेबिसाइट होगी, उसके बाद कश्मीरी तय करेंगे क्या होगा। उसके बाद न किसी ने ट्रूप्स हटाए। टेरिटरी कोई देता है क्या? कोई सुई की नोक भर जमीन दुर्योधन ने नहीं दी? मोहम्मद अली जिन्ना देने वाला था क्या? और वो भी पाकिस्तान, जिसमें लोगों को लगता है कि वो तुर्कों और मुगलों के जो हैं वंशज हैं, तो थोड़ी देते। तो ये जो है मिलिट्री जो है एडवांटेज इनके पास था, जिसे कहते हैं ना कि स्पेक्टेकुलर ओन गोल इन्होंने किया। ही स्नैच्ड डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। वही प्रवचन, पंडितों की एक बहुत बड़ी बीमारी है प्रवचन। ये भी, हालांकि ये जो है सोशलिस्ट बन गए थे, लेकिन पंडिताई नहीं गई थी, अपने को पंडित कहते थे, प्रवचन पे आ गए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, शुड में आ गए। और असलियत यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, टेरिटरी गंवा बैठे ये। और जो है, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन हुआ 21 अप्रैल का और 1948 का, वो कभी लागू ही नहीं हो पाया। और आज़ाद कश्मीर आज के दिन भी पाकिस्तान के साथ है। उसने कराची एग्रीमेंट साइन किया इस्लामाबाद के साथ। इस्लामाबाद अब डायरेक्ट कंट्रोल करता है गिलगिट बाल्टिस्तान को। ये एग्रीमेंट सीक्रेट रहा 1990 तक। और जो है कश्मीर एक तरह से फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट बन गया। और याद करिए कि जम्मू कश्मीर लोग भूल जाते हैं एक बहुत अहम बात। और क्या बात लोग भूलते हैं? जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर जो पुराना स्टेट था, उसमें 62.3% एरिया बुद्धिस्ट लद्दाख की थी, 22.7% हिंदू जम्मू, मात्र 15% मुस्लिम कश्मीर की एरिया थी। आबादी में उल्टा था। आबादी में मुस्लिम कश्मीर 53.9% थी, 53.9, जम्मू 43.7%, लद्दाख
2.3%। तो मैं दोबारा बोलता हूँ, इस दफ़े अंग्रेज़ी में फिगर्स दूंगा। एरिया बुद्धिस्ट लद्दाख 62.3%, हिंदू जम्मू 22.7%, मुस्लिम कश्मीर 15%। पॉपुलेशन मुस्लिम कश्मीर 53.9%, हिंदू जम्मू 43.7%, लद्दाख 2.3%। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीर की बात थी, तीनों भागों की बात थी। और जो है अब इस लद्दाख में से काफ़ी बड़ा इलाका अक्साई चीन खा गया 50s में, क्योंकि नेहरू चाचा सो रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे, और शायद भाई भाई पिक्चर देख रहे होंगे। और जो है तिब्बत भी इन्होंने दे दिया था, और तिब्बत में बोला भाई तिब्बत में तो एक तिनका भी घास का नहीं उगता है। तो अब मुझे याद नहीं है, पिताजी मेरे बताते हैं कि किसी ने कह दिया था संसद में कि आपके सर पे भी कुछ नहीं उगता है, वो भी दे दें चीन को। तो शायद चप्पल या जूता लेके मारने दौड़े थे, बुढ़ऊ नाराज़ हो गए थे। तो लोगों ने समझाया कि भाई क्या कर रहे हैं आप, शोभा नहीं देता है आपको। तो इन्होंने जो है बेवकूफ़ियाँ न सिर्फ पाकिस्तान के साथ की, बट चीन के साथ भी की। और जम्मू और कश्मीर का काफ़ी बड़ा भाग आज चीन के पास है और काफ़ी बड़ा भाग पाकिस्तान के पास है। इसी कश्मीर के लिए जब हम आगे की बात करें, उससे पहले एक नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि बात जनसंघ और बीजेपी से शुरू हुई। इनका कश्मीर को लेकर मांग थी कि इसको पूरी तरह से भारत में मिलाया जाए, और इन्होंने आंदोलन किया, कश्मीर गए और वहां इनकी मृत्यु हो गई। इसमें भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि कहीं न कहीं नेहरू सरकार का उसमें योगदान था। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आप कैसे देख रहे हैं, और थोड़ा सा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में भी, कि मांग क्या थी, क्यों थी? तो देखिए उस पे आते हैं, लेकिन उस अप्रैल 1949 के बाद कुछ चीज़ें फटाफट देख लेते हैं होता क्या है। जून 1949 में शेख अब्दुल्ला जो हैं को हरी सिंह को छोड़ना पड़ता है, जेल से निकलते हैं, और ये और इनके डेलीगेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में आ जाते हैं। और अक्टूबर 1949 में 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपनाता है। ये इंटरिम मेजर है जो कि स्पेशल स्टेटस देता है, इंटरिम। ठीक, न्यू दिल्ली के पास सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस रहते हैं। ठीक, फिर अक्टूबर 1951 में जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर होती है ना, और 75 सीट इंडिया वाली कश्मीर की, 25 पाकिस्तान वाली, और शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस सारी 75 सीटें जीतती है, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखती है। और उसके बाद 1952 में एक दिल्ली एग्रीमेंट होता है, जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी मिलती है। ये जम्मू और लद्दाख को भी ऑटोनॉमी प्रॉमिस करते हैं, कभी मिलती नहीं है, वो अलग कहानी है। वो जो है बाद में बात करेंगे, जो है उस पे, मतलब वो ज़रूरी भी बात है, क्योंकि जो है स्टेट पे सारी मक्खन मलाई अब जो है कश्मीरी खाने लगते हैं, लद्दाखियों को कुछ मिलता ही नहीं है। जो है जम्मू भी जिसे कहिए निगलेक्टेड रहता है। तो अच्छा, बाहर वाला कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है कश्मीर में। अच्छा, अगर कश्मीरी महिला किसी बाहर के आदमी से शादी करती है तो उसको भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, न परमानेंट वो रेजिडेंट बन सकती है, न उसके बच्चों को मिलती है। तो ये जिसे कहें कि
ये ऐसा कोई नहीं है कि बहुत बढ़िया प्रोविज़न था और सबके लिए बराबरी थी। ये एक, जैसे कहिए, एक मिथ है। और ये मिथ कौन खड़ा किया है? ये मिथ खड़ा किया है शेख अब्दुल्ला के परिवार ने, दिल्ली की अंग्रेज़ी बोलने वाली मीडिया ने, जो कि पढ़ती लिखती नहीं है, कॉकटेल सर्किट से उसको फुर्सत नहीं मिलती है, और जो है मूल जो है धरातल की बातों पे ध्यान नहीं देती है। तो ऐसा नहीं है कि 370 बहुत बढ़िया था, चंगे चंगे थे, बल्ले बल्ले थे। इस भारत ने वो नहीं किया जो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने क्या किया कि इनको पाकिस्तान का भाग बना लिया, वहाँ पे पंजाबी बस गए, बाकी पाकिस्तान के लोग बस गए। तो अब जो है पाकिस्तान के इलाके में कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कश्मीर में जो है ये सब जो है इस तरह के, जैसे कहिए कि संवैधानिक और कानूनी प्रावधान आ गए, उससे फिर दिक्कत होने लगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? ये भारतीय जनसंघ कह लीजिए, उसके फाउंडर कह लीजिए थे, है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब एक कद्दावर नेता थे। ये नेहरू के कैबिनेट में थे, पहले मिनिस्टर थे भारत के इंडस्ट्री और सप्लाई के। आज के दिन वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। तो देखिए उस समय कई तरह के लोग आए कैबिनेट में, लेफ्ट के भी, राइट के भी। श्यामा मुखर्जी साहब भारतीय जनसंघ का प्रारंभ इन्होंने किया 1951 में, जो कि भारतीय जनता पार्टी की का पुराना रूप था, पुराना अवतार। तो ये जो हैं बंगाली ब्राह्मण थे, आशुतोष मुखर्जी साहब के पुत्र थे, जो कि हाई कोर्ट के जज थे और वाइस चांसलर भी थे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के। तो ये पढ़े लिखे आदमी थे, गंभीर आदमी थे, राइट के आदमी थे, और इनको लगा कि यार ये बात ठीक नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग कानून है। इन्होंने आंदोलन किया, इन्होंने कहा कि ये बात ठीक नहीं है, और ये विरोध करने के लिए पहुंचे कश्मीर। शेख अब्दुल्ला ने इनको अरेस्ट कर दिया। मज़े की बात ये देखिए कि हरी सिंह ने अरेस्ट किया था शेख अब्दुल्ला को। तब बड़ी आपत्ति रहती थी इनको कि भाई देखिए कोई आज़ादी नहीं है, कोई लिबर्टी नहीं है। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने वही किया जो हरी सिंह ने शेख अब्दुल्ला के साथ किया, एक स्वयं शासक की तरह पेश आने लगे, और श्याम प्रसाद मुखर्जी को जेल में डाल दिया। और कहते हैं कि भाई हार्ट अटैक से मर गए, कुछ लोग कहते हैं मरवा दिया। अब ये तो मैं नहीं जानता क्या हुआ, लेकिन ये बात सत्य है कि इससे जो है काफ़ी कोलाहल हुआ। लेकिन नेहरू चाचा हमारे, उन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की। ये एक बात जो है नेहरू चाचा की थोड़ी संदिग्ध है कि भाई आपका मिनिस्टर मर गया, पहली बात उसको जेल में ठूस दिया, दूसरी बात वो भैया मर गया, तो भैया एक इंक्वायरी करा लो, की फ़र्क पैंदा है भाई, ऐसी भी क्या बात है। खैर जो हुआ सो हुआ, ये 1953 में हुआ। अच्छा ध्यान करें कि 1953 में और भी खेल होने लगे, है ना। 1953 में एडलाई स्टीवेंसन आता है। एडलाई स्टीवेंसन इलेक्शन हारा था ड्वाइट आइजनहावर से। तो एडलाई स्टीवेंसन गद्दावर नेता था। ये शेख अब्दुल्ला से 2 दफ़े मिलता है, और अमेरिका जो है कश्मीरी आज़ादी का सकूफ़ा छोड़ता है। एडलाई स्टीवेंसन साहब डल लेक पे सेलिंग करते हैं, कश्मीर की सुंदरता की खूबसूरती का जो है आनंद उठाते हैं, और फिर बोलते हैं कि देखो अगर तुम आज़ाद हो गया तो हम तुमको लोन देगा $15 मिलियन का, और 5,000 अमरीकी परिवार आके तुम्हारा होटल और हाउस बोट में रहेगा, हम तुम्हारा कश्मीरी क्राफ्ट खरीदेगा, और सारा का सारा जो है गांव में हम बिजली ले आएगा। अब हरी सिंह को था कि भाई हम एशिया के स्विट्ज़रलैंड का राजा बनेगा।
तो शेख अब्दुल्ला को भी लगा कि हम एशिया के स्विट्ज़रलैंड का नेता बनेगा, और शक ये होने लगा कि ये अगस्त 21 को ये जो हैं आज़ादी, ईद के दिन आज़ादी घोषित कर देंगे। और फिर जो है अगर ये हुआ तो तब तो हंगामा हो जाएगा, तब तो और मुश्किल हो जाएगी भारतवर्ष के लिए। तो अगस्त 8 को जो है नेहरू चाचा हमारे, उन्होंने अपने यार को जेल में बंद कर दिया और बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है कश्मीर के नेता बन गए। तो 1953 में श्याम प्रसाद मुखर्जी मरते हैं, एडलाई स्टीवेंसन आते हैं, और शेख अब्दुल्ला जो है वापस जेल चले आते हैं। तो बहुत बड़ा ये है, बहुत बड़ा साल है ये। इस साल के आगे की हम बात करें तो इसमें नेहरू का बार बार रोल आ रहा है, और मैं एक सवाल आपसे इसमें जानना चाह रहा हूं इस पूरे परिवार के बारे में। पर उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल, आपने पिछले एपिसोड में ये कहा था कि कश्मीर इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि 6 नदियां वहां से गुजरती हैं। ये पानी का विवाद जो है भारत पाकिस्तान के बीच में भी बना रहा, तो उसको लेके भी आगे क्या कुछ हुआ? टाइमलाइन में 1960 में इसके बारे में भी कुछ बातें देखता हूं। देखिए, उस समय तो पानी का इतना नहीं था विवाद। उस समय तो नए नए आज़ाद हुए थे, उस समय टेरिटरी का था। पानी की तो अब किल्लत आ रही है ना, और इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की अब तक चल रही है लड़ाइयों के बावजूद। लेकिन ये आज से 10 साल बाद चलेगी ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इस ट्रीटी का फ़ायदा पाकिस्तान को मिलता है। और जब पानी की तंगी होगी तो कभी ना कभी हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या हम सारा पानी देते रहेंगे कि ट्रीटी रिवाइज़ करें। तो पानी की दिक्कत जो है वो अभी नहीं आई थी। पानी की दिक्कत आज भी उतनी नहीं है, लेकिन पानी की दिक्कत कल अवश्य आएगी। इस परिवार की बात जब हम करें, नेहरू परिवार की विशेष तौर पे, तो नेहरू के समय में भी ये सारी समस्याएं हमें दिखती हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, कश्मीर में बाहर की ताकतों का, चीन का, पाकिस्तान का तो जो रोल रहा सो रहा। कई बार ऐसा महसूस होता है कि इस पूरे परिवार ने, इनके परिवार से 3 प्रधानमंत्री बने, इन्होंने भी कश्मीर को अस्थिर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी राजनीतिक तौर पर। तो क्या ये आरोप ठीक है? देखिए, नेहरू को तो बख्शना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है आदर्शवादी थे। वो अपने जो हैं आदर्शों की वजह से पिटा गए, क्योंकि उनके आदर्श यथार्थ पर आधारित नहीं थे। वो है ना जयशंकर प्रसाद के, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो वो एक काल्पनिक दुनिया में जीते थे। नासिर खिलजी साहब बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, नाम ही आप समझ ही गए, खिलजी हैं तो पुराने खूंखार लोग हैं। तो उन्होंने एक बात कही कि हमारे यहाँ भारत में भी और हिंदुस्तान में भी एक बास्टर्डाइज्ड सोशलिज्म आया। जवाहरलाल नेहरू वो बास्टर्डाइज्ड सोशलिज्म लेके आए, और इंदिरा तो और लाइन। क्या है वो बास्टर्डाइज्ड सोशलिज्म? असली सोशलिज्म ये है कि आप सबको पढ़ा दीजिए, यूनिवर्सल लिटरेसी। भाई सोशलिज्म लाएं आप, खुददारी से लाएं, सबको पढ़ा दीजिए ना, इक्वालिटी लाइए ना। ये कैसा सोशलिज्म जहाँ जो है आपका नाम पंडित है, पंडित, आप सोशलिस्ट भी हैं और पंडित भी हैं। आपके नाती जाएंगे शेरवुड में क्योंकि आप गए थे हैरो में। आपको पूरा एलिटिज्म के सारे आनंद उठाने हैं। आप सोशलिज्म लाएंगे एक कॉलोनियल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू। IAS, उस पर हमारा एक वीडियो तो है ही, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो कि ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस से भी ज़्यादा आपने पावरफुल बना दी। वो हफ्ता वसूली पे चालू हो गई, लाइसेंस, परमिट, कोटा राज की साला जब तक
4 पैसा नहीं दोगे उनको, कुछ कर ही नहीं सकते। और पैसा ही नहीं देना, उनका जूता जो है चाटना पड़ता है। आज के दिन भी बहुत से लोगों को चाटना पड़ता है। अब आइए इसका जूता ना चाटिए हमारे देश में और देखिए जीवन कितना सरल रहेगा आपका। तो आपने बास्टर्डाइज सोशलिज्म लाया कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, तो मतलब आपको यथार्थ से कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि आप बुरा करना चाहते थे, लेकिन आप बुरा कर बैठे। द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। तो ये तो चाहते थे डेमोक्रेटिक कश्मीर, ये चाहते थे ऑटोनमस कश्मीर, ये चाहते थे कि एक ऐसा कश्मीर हो जहाँ कश्मीरी स्वेच्छा से और श्रद्धा से भारत के पास आए। इरादे अच्छे थे। इन्होंने अस्थिर करने की कोशिश नहीं की कश्मीर को, मैं ये तर्क दूंगा। अस्थिर हो गया क्योंकि अब जैसे शेख अब्दुल्ला को गले लगाया। अब शेख अब्दुल्ला भी जो है एक तरह से आस्तीन का सांप निकला, इन्हीं को डसने चला। मान लीजिए अगर उसने आज़ादी घोषित कर दी होती अडलाई स्टीवेंसन के सगुफे में आके, तब क्या करते ये? बल्ब बदलते रहते हैं नेहरू चाचा हमारे। तो बल्ब तो बदलते ही रह गए ना ये, जब जो है चीन ने आक्रमण किया। धोबिया पाट दिया, जम के पीटा हमें। तो और वो भी किस वजह से? क्योंकि इनको खौफ था कि भाई मिलिट्री कू हो जाएगा, तो इन्होंने मिलिट्री को जिसे कहिए कि कमज़ोर कर दिया, अशक्त कर दिया। इन्होंने अपने कश्मीरी पंडित रिश्तेदारों को, जनरल कौल जैसे लोगों को, चंपुओं को बढ़ावा दिया। कृष्णा मेनन जैसे विलेन को इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बनाया, जो कि गर्म पानी मांगता था गर्मी में भी और बदतमीज़ी करता फिरता था फौजी अफसरों से। मानेकशॉ से पूछता था कि भैया ये बताओ थिमैया कैसा है। मानेकशॉ बोले कि भाई बढ़िया है, मेरा चीफ है, मेरी लॉयल्टी। ये चेन ऑफ कमांड सबवर्ट करता फिरता था कृष्णा मेनन। इतना नीच दुष्ट दुराचारी आदमी था। इसको भी यही था, बिल्कुल लेफ्ट का आदमी था। मानेकशॉ जैसे लोग सुपरसीड हो गए। जनरल कौल जो हैं बिल्कुल हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। जब चीन ने आक्रमण किया तो भाग के आए। तो इन्होंने जो है, पर ये नहीं चाहते थे कि भाई भारत की हार हो। ये तो चाहते थे कि भाई हमारा डिफेंस जो है रहे, लेकिन फ़ौज की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो हम रिसोर्स बाकी चीज़ों में लगाएंगे। तो फ़ौज के ऊपर आईएएस बैठा देंगे, आईएएस फ़ौज के सर पे नाचेगा। तो आर्मी के लोग मजाक करते हैं ना, वी आर शैट अपॉन फ्रॉम ग्रेट हाइट्स, कि हमारे सिर पे हकता है आईएएस। ये तो नेहरू की देन थी। तो नेहरू ने बहुत से काम किए, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेहरू ने ये जानबूझ के अस्थिरता लाई कश्मीर में। अस्थिरता आ गई क्योंकि इन्होंने गलत लोगों पे भरोसा किया। इन्होंने जो है जो चीज़ें की वो रियल पॉलिटिक नहीं थी। इनको समझ में नहीं आया कि स्टेट कैसे चलती है, स्टेट में फोर्स का क्या क्या रोल है। भाई हर स्टेट क्या है, स्टेट के पास मोनोपोली ऑफ फोर्स होती है, मोनोपोली ऑफ वायलेंस। तो अगर आपकी स्टेट कमज़ोर हो जाती है तो फिर उसके पास न ज़मीन रहती है, न सत्ता रहती है, न प्रतिष्ठा रहती है। लोग भूल जाते हैं कि गल्फ़ में इंडियन रुपी चलता था, 62 के बाद चलना बंद हो गया। तो इन्होंने फ़ौज को कमज़ोर करके गोरे आदमी के पास जाके, सर गोरा साहब हमारा छोटा भाई बदमाशी कर रहा है, हमको उससे बचाओ। हाँ, इन्होंने जो है वारा न्यारा कर दिया। तो अस्थिरता का दोष आप नहीं दे सकते नेहरू चाचा को। हुई सरकारें, अगर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की बात करें, इंदिरा गांधी ने, चलिए इंदिरा गांधी को आप दोष दे सकते हैं, वो तो तानाशाह थी। उन्होंने तो इमरजेंसी में सबको बंद कर दिया, है ना, सभी को बंद कर दिया। तो इंदिरा गांधी, लेकिन इंदिरा गांधी का कश्मीर में जिसे कहिए इतना जो है योगदान नहीं था। उनकी गलती थी शिमला एग्रीमेंट।
उन्होंने शिमला एग्रीमेंट किया। उस समय प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उनको हम 6 अंडे रोज़ खिलाते थे, ठीक है, अच्छी बात है, और मीट ऑन हूफ देते थे, पिताजी मेरे बताते हैं, आप उनका इंटरव्यू लीजिएगा। मीट ऑन हूफ देते थे क्योंकि भाई वो स्वयं हलाल करते थे। तो इतने सारे प्रिजनर ऑफ वॉर थे और आपके पास लीवरेज था, आप उनके साथ नेगोशिएट कर सकते थे। इन्होंने 75 में शेख अब्दुल्ला के साथ जो है इंदिरा गांधी ने एक एकॉर्ड साइन किया और उसके बाद शेख अब्दुल्ला दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। और उसके बाद जो है 82 में फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला मरे तो फिर फारूक अब्दुल्ला गद्दी पे चढ़ बैठे। और इंदिरा गांधी के समय जो है सियाचिन ग्लेशियर हमने ले लिया, और जहाँ -50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तापमान, 3000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इंदिरा गांधी के समय कश्मीर के हालात उतने बुरे नहीं हुए। इंदिरा गांधी ने मैनेज कर लिया, तो उनको कई चीज़ों का दोष दे सकते हैं, लेकिन कश्मीर पे दोष नहीं सकते। बस एक उन्होंने गलती की थी, शिमला एग्रीमेंट, वो बेवकूफ़ाना था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है खूब चूतिया काटा, ये तो बात हम लोग करते हैं नासिर खिलजी साहब, और मेरा पॉडकास्ट ही है पूरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो छटा हुआ बदमाश था, उसने दुनिया देखी हुई थी, ये नई थी, तो इनको उल्लू उसने अच्छा बनाया। लेकिन एक शिमला एग्रीमेंट को छोड़ के आप गलती जो है बहुत नहीं, आप दोष बहुत नहीं दे सकते इंदिरा मैया को। लेकिन गलती सबसे बड़ी अगर किसी ने की कश्मीर पे नेहरू चाचा के बाद, तो राजीव गांधी थे। उन्होंने 1987 का इलेक्शन रिग कर दिया। रिग करके किसको लाए? शेख अब्दुल्ला को, ठीक, शेख नहीं, फारूक अब्दुल्ला को। और मार्क टली जो मेरे मित्र हैं, सर मार्क टली BBC के, उन्होंने कहा कि ये इस पूरे रिगिंग को अ होपलेसली क्लमजी कैक हैंडेड ऑपरेशन। इसके बाद कश्मीरियों को जिसे कहें कि बैलेट बॉक्स में चुनाव में उनका विश्वास ही उठ गया। लगे यार वोट का क्या फ़ायदा, रिगिंग हो गई। तो फिर जिसे कहें कि वो माहौल बन गया इंसर्जेंसी का, और 1989 में फुल ब्लोन इंसर्जेंसी आ जाती है। और जो है कश्मीरी पंडितों को मार भगाया जाता है। तो मतलब बुरा हाल होता है। तो ये गलती बड़ी कश्मीर में 2 लोगों की है, और एक है नेहरू चाचा की और दूसरी है हमारे राजीव भैया की। और राजीव भैया की एक गलती क्या थी कि राजीव भैया ने सोचा कि हम रिगिंग करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, भाई हम ले आएंगे फारूक अब्दुल्ला को, हैंडसम है, डैशिंग है, लेडीज़ मैन है, पिले बाय है हमारा, है कश्मीरी पिले बाय। सब लोग सोचेंगे कि सारी औरतों ने तो वोट दिया ही होगा। लेकिन अब चक्कर यह है कि लोग उठे, लोगों ने एक दूसरे का मुंह ताका, पड़ोसी ने एक पड़ोसी में, तुमने वोट दिया, किसने वोट दिया इसको? और फारूक अब्दुल्ला परिवार तो मशहूर है चोरी चकारी के लिए। मुझे याद है जब मैं कश्मीर गया था तो लोग बोलते थे कि इनके पास हज़ारों करोड़ है, शायद अब राम जाने हज़ारों करोड़ हैं कि 100 करोड़ हैं, लेकिन ये बात है कि लोग तो इनकी चोरी की चर्चा करते हैं, और दिल्ली में भी करते हैं, हर जगह करते हैं। तो ये ले आए फारूक अब्दुल्ला को, और उससे जो है प्रजातंत्र में विश्वास टूट गया। विश्वास लोगों का नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर बैलेट बॉक्स में नहीं जाएगा तो फिर वो बॉम्ब्स एंड बुलेट्स की तरफ जाता है। आपने अभी कश्मीरी हिंदुओं के भी वहां से निर्वासन की बात की, उनको रातों रात कश्मीर छोड़ना पड़ा, हाल में फिल्म बनी, उसके ऊपर बड़ा विवाद हुआ। ये कश्मीरी हिंदुओं के वहां से रातों रात भागने के पीछे की बड़ी वजह क्या थी? देखिए, फिल्म मैंने नहीं देखी है तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, और मैं फिल्मों से ज़रा दूरी रहता हूँ, क्योंकि भारतीय पिक्चरें कुछ ज़्यादा ही इमोशन, डायलॉग बाजी, रोना धोना, ठंडे दिमाग से सीधी सटीक बात करने में असमर्थ होते हैं।
तो फिल्म पे मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, देखी नहीं है तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन यह है कि हिज़्बुल मुजाहिदीन एक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है। वो चाहती है कि कश्मीर पाकिस्तान का भाग बने। तो कश्मीर में हमेशा 3 भाग रहे हैं। कुछ कश्मीरी चाहते थे भारत का भाग बन के रहना, क्योंकि इतनी सब्सिडी मिलती है और कोई देश तो देगा नहीं। कुछ कश्मीरी चाहते थे पाकिस्तान का भाग बनना, और कुछ कश्मीरी आज़ादी चाहते थे। तो 3 धाराएं हैं। तो हिज़्बुल मुजाहिदीन चाहता था कि भाई पाकिस्तान से एक हो जाएं, और फिर इन्होंने 1990 में 89 में इंसर्जेंसी शुरू हो गई। ठीक, वो शुरू की जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने। लेकिन 1990 में हिज़्बुल मुजाहिदीन ने कश्मीरी पंडितों को, हिंदू पंडितों को 3 विकल्प दिए: रालीवे, सालीवे या गालीवे। या तो इस्लाम कबूल लें, या तो कश्मीर छोड़ दें, और या तो मरने को तैयार हो जाएं। ठीक, अब ये चीज़ पाकिस्तान में हो चुकी थी, ये चीज़ बांग्लादेश में भी हो चुकी थी। देखिए, मुस्लिम देशों में माइनॉरिटियों का अच्छा हश्र नहीं होता है। ये बात हमने इस्लाम की वीडियो में कही थी, क्योंकि इस्लाम में है कि भाई कबूलो। इस्लाम का क्या है? कबूलो ना, सबमिशन, सबमिट टू हुम? अल्लाह, एंड मोहम्मद इज हिज ओनली मैसेंजर। तो अब वो तो है। तो अब कश्मीरी पंडित जो कि वहाँ इस्लाम कबूले नहीं थे, और वो पढ़े लिखे थे, उनके पास प्रॉपर्टी थी, तो मुस्लिम स्ट्रॉन्ग मैन उनकी प्रॉपर्टी लेने लगे। तो अच्छा, इसको 1995 में इंडियाज़ जिसे कहिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस एथनिक क्लिनसिंग को कहा एकिन टू जेनोसाइड। अब इस पर अगर आप विकिपीडिया पे जाएं तो इस पर कुछ और कहानी है। वो इसलिए है क्योंकि बहुत से मुसलमान स्कॉलर जुटे हुए हैं, अपना तर्क और तथ्य दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि किसी से भी आप बात कर लीजिए कश्मीर में, हिंदू या मुसलमान, यदि वो पढ़ा लिखा है और यदि वो उदार है, तो कहता है कि भाई मार भगाया। और ये हुआ। और मज़े की बात यह है कि ये तब हुआ जबकि जो है राजीव गांधी एक तरह से सत्ता में नहीं थे, है ना? कौन सत्ता में थे, याद करिए। ये पीरियड, जहां तक मेरा विचार है, ये वाजपेयी जी का पीरियड आ चुका था। नहीं 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 नहीं, वाजपेयी जी तो बहुत बाद में आते हैं जी, बहुत बाद में आते हैं साहब। तब ये है हमारा समय, जिसे कहिए कि उथल पुथल का, कोalition गवर्नमेंट का, वीपी सिंह चंद्रशेखर का समय है। तो ये है कहानी उस समय की। क्योंकि उस समय जो है, उस समय कोई पॉलिटिकल क्लैरिटी नहीं थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसे होम मिनिस्टर बन गए, है ना? रुबैया सईद किडनैप हुई, याद आया आपको? तो वो जो है एक बड़ा ही, जिसे कहिए कि, और ये चलता है दौर 95 तक। 19 जून 1990 को शुरू होता है और ये चलता है। उसके बाद कोई बचता ही नहीं है। और दिल्ली में इसकी बात नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? सीधी बात, लगता है कि अगर इसकी बात होगी तो दंगे हो सकते हैं। दंगा रोकने के लिए इसकी बात होगी तो और मारकाट हो सकती है। और लोग भूल जाते हैं उस समय हालात बहुत बुरे थे कश्मीर में। पूरी की पूरी जो है गन बैटल्स होती थी शहरों में घुसने के पहले।
हमको फ़ौज झोंकनी पड़ी, हर जगह फ़ौज लगानी पड़ी। तो उस समय हमारे एक पिताजी के मित्र थे कर्नल रामराज सिंह, वो वहाँ पोस्टेड थे। तो उस समय हालात काफ़ी बुरे थे और जो है और जिसे कहिए कि एक तरह से जो है एक तरह से बाल जो है हम लोग बचे। पूरा जो है पूरा जैसे कहिए कि अपैरेटस ऑफ द स्टेट झोंक के हमने जो है कश्मीर हाथ में रखा। बहुत लोगों ने कुर्बानी दी, बहुत खून बहाया, ब्लड एंड ट्रेजर भारत ने बहुत कमाया कश्मीर रखने के लिए। जो इंसर्जेंसी शुरू होती है 1989 के बाद, वो इंटेंस होती चली आती है और कश्मीरी पंडितों के जाने के बाद तो जैसे कहिए कि जो एक कोर कंस्टिट्यूएंसी इंडियन स्टेट की जो चाहती थी जुड़ा रहना भारत से, वो चली जाती है। तो आपने एक नाम बीच में मुफ्ती मोहम्मद सईद का दिया और मुझे बचपन में याद है उनकी बेटी की किडनैपिंग का किस्सा जिसमें आतंकवाद। हाँ, वो 23 साल की थी और मेडिकल इंटर्न थी लाल डेड मेमोरियल विमेंस हॉस्पिटल में। तो यहाँ कश्मीर की राजनीति में ये दो प्रमुख परिवार हैं, अब्दुल्ला और इनका सईद का, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हाँ, है। कश्मीर को जो है हम आतंकवाद की वजह से भी बड़ा जानते हैं क्योंकि सारे विवाद में आतंकवाद वहां पर पनपा। आरोप इन दोनों परिवारों पर भी है और राजनीतिक दखल इन दोनों परिवारों का किस तरह से आप देख रहे हैं कश्मीर में? देखिए, कश्मीर की त्रासदी ये रही है कि दोनों परिवार जो हैं स्वार्थी हैं, दोनों परिवार खुदगर्ज हैं, दोनों परिवारों पे आरोप हैं करप्शन के और दोनों परिवार पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं दे पाए हैं, डिलीवर नहीं कर पाए हैं अच्छी गवर्नेंस, लूट खसोट में लगे रहे हैं। तो सीधी सी बात यह है कि मेरा मानना यह है कि उस समय जो छोड़ना था मुफ्ती मोहम्मद सईद, और दोनों संदिग्ध रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कश्मीरी पंडितों का जब इतनी क्लेंजिंग जेनोसाइड हुई तो कुछ कहा क्या दोनों परिवारों ने? कुछ किया क्या? ना किया ना। अपनी बिटिया को छुड़ाने के लिए सब कुछ देने को तैयार थे। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद वैसे भी सैयद हैं, ये तो कहते हैं कि भैया प्रॉफिट के डिसेंडेंट हैं। अब राम जाने हैं कि नहीं, लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के डिसेंडेंट हिंदुस्तान पाकिस्तान में ही हैं, अरब दुनिया में नहीं हैं। हर ही आदमी अपने को सैयद घोषित करा फिरता है। लेकिन तथ्य तो ये है कि महा ही घटिया ये होम मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। इनके पूरे परिवार ने जो है, जैसे कहिए कि ऐसा नहीं है कि कश्मीर में कोई बड़ा अच्छा जो है चीज़ें डिलीवर की। अब लोग कहेंगे भाई इंडियन ट्रूप्स इतने ही हैं, क्या डिलीवर करेंगे? वो भी हो सकता है, उसमें कुछ सत्य कह लीजिए, लेकिन कम से कम ये कई चीज़ें कर सकते थे। इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो हैं गरीबों के लिए कुछ बेहतर वेलफेयर प्रोग्राम कर सकते थे, मेयर सिस्टम ला सकते थे। चलाते तो ये भी वैसे ही हैं IAS के थ्रू। सारी की सारी सत्ता श्रीनगर में इनके हाथ रहती है। ये आज जम्मू, जब पहले तो कैपिटल भी बदलता था, तो पहली दफ़े जब मैं गया तो मुझे याद है कि अब्दुल्ला साहब, उस समय फ़ारूक साहब ज़िंदा थे, जब ये आए तो ऐसा लग रहा था राजा साहब आ रहे हों। तो ये सारे कश्मीर में क्या है कि भले ही हरी सिंह चले गए हों, ये सारे जो परिवार आए ये सब राजसी ठाट बाट वाले निकले। सब परिवारवाद, सब वंशवाद, सब जो हैं जिसे कहें कि इनएफिशिएंट, करप्ट और इनकॉम्पिटेंट निकले। तो ये कश्मीर की त्रासदी है। एक छोटा सा इसका जवाब मैं चाहूंगा कि ये जो सारी हमने चर्चा की, 1947 से अभी तक का जो सारा कुछ हुआ, इसमें हमने सिर्फ खोया है। तो ये वर्थ था क्या कश्मीर के लिए इतना लड़ना, उसको छोड़ देना? ये तो समय बताएगा है। देखिए जियोपॉलिटिकली तो शायद पानी की वजह से शायद वर्थ है,
और अगर छोड़ देते तो सर पे, हो सकता है मान लीजिए अगर कश्मीर आज़ाद होता तो अमरीकी सर पे बैठ गए होते। 1971 में फिर आपके सर पे बैठे होते। पाकिस्तान अगर बैठ जाता कश्मीर में, तब आप क्या करते? हाइट्स होती। तो जियोपॉलिटिकली तो एक तरह से है, लेकिन ये भी है कि कश्मीर फट सकता है, कल भी फट सकता है। असंतोष अभी भी मुझे सुनने में आ रहा है बहुत है, क्योंकि अब क्या है कि वायलेंस तो नहीं है, लेकिन अब जो है, और जो है टेक्निकल इंटेलिजेंस काफ़ी है, तो फ़ोन वोन टैप्ड हैं, लेकिन अब लोग फ़ोन प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, बताते ही नहीं हैं सोच क्या रहे हैं। और कश्मीर में ऐसा थोड़ी है कि आपकी कोई कंस्टिट्यूंसी है। 370 हटा दिया, बड़ा अच्छा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ठीक है, चंगा है, बल्ले बल्ले, ठीक है। लेकिन कौन से बिहारी वहाँ मजदूर जाके बस रहे हैं? कौन से मारवाड़ी वहाँ पैसे लगा रहे हैं होटल में? कौन से जटसिक जा रहे हैं वहाँ और ज़ाफ़रान की खेती कर रहे हैं? तो ये एक बात है ना। जो जाते हैं तमिल ब्राह्मण, हमारे BVR सुब्रमण्यम, वो चीफ सेक्रेटरी बन के जाते हैं, हम इधर आया है, हम रोड वोड बनाएगा, और फिर भाग के आते हैं नीति आयोग। तो रहता कोई नहीं है वहाँ। क्योंकि एक आरोप ये लगता रहा कि 370 के बाद सरकार जिस तरह दिखा रही है सब कुछ अच्छा अच्छा है, लेकिन ये भी आरोप लगता है सरकार के ऊपर कि खबरें दब गई है। तो आपकी कुछ बातों से उसकी पुष्टि भी होती है, लेकिन मैं फिर से रिकन्फर्म। देखिए, सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है 370 हटा के। श्याम प्रसाद मुखर्जी जो फाउंडर थे, उनका सपना पूरा किया है। तो आपको, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, यू हैव टू गिव द डेविल इट्स ड्यू। तो 370 हटाना बढ़िया रहा, लेकिन दैट इज़ फर्स्ट स्टेप्स। सवाल सबसे बड़ा, सबसे अहम भारत के सामने है, सिर्फ सरकार के सामने नहीं, कि भाई अगर आप कश्मीर चाहते हैं तो ठीक है, फिर वहाँ जाके बसिए, प्रॉपर्टी खरीदिए, रोज़गार पैदा करिए। सिर्फ फौज झोंक के जो है आप जो हैं रखे रहें, वो बड़ा महंगा पड़ता है। अच्छा, अब कश्मीर 370 की बात हो गई, सारी हो गई, और आज अब बात होती है कि वहां पर फिर से चुनाव होने चाहिए। संभवतः कोर्ट में, मैं ठीक से मुझे याद नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा संभवतः चुनाव शायद 1 साल में करने हैं। हाँ, होने चाहिए। तो क्या जब ये चुनावी राजनीति जम्मू और कश्मीर ये अभी भी एक स्टेट है जी, तो अगर इस क्षेत्र में फिर से चुनावी राजनीति शुरू होती है, तो क्या आपको लगता है कि हम फिर से पुरानी स्थिति देखेंगे, या अब सुधार की तरफ ही हम जाएंगे? देखिए, मैं उम्मीद करता हूं सुधार हो, और वो तो राम जाने क्या होगा। पर क्या यह संभावना है कि चुनावी राजनीति, क्योंकि फिर से यही दोनों परिवार वहां पर होंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर पहली जगह हो सकती है एक्सपेरिमेंट, कि ये सारा पावर स्टेट कैपिटल में न रह के आप मेयर सिस्टम लाएं, जो कि बाकी दुनिया में है। गुलमर्ग का अलग मेयर हो, बारामूला का अलग मेयर हो, तो क्या होगा ना कि एक परिवार के हाथ सारी सत्ता नहीं रहेगी। अभी क्या है कि सत्ता स्टेट कैपिटल में कोई जीतता है और फिर राज करता है वो IAS के थ्रू, एक IPS के थ्रू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, DGP, ये 3 जो हैं महाअमात्य होते हैं, यही चलाते हैं राज्य को। ठीक, अगर आप इतना सेंट्रलाइज सिस्टम रखेंगे तो फिर परिवारवाद पनपेगा, क्योंकि उस परिवार के पास सब कुछ है। वही आप अगर मेयर सिस्टम ले आएंगे तो जम्मू का अपना अलग मेयर होगा, वो कहेगा कि फ़र्क पैदा है यार, जैसे US में है, मेयर है अपना, वो अपनी बांसुरी बजाते हैं। तो मेयर सिस्टम बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। और जम्मू कश्मीर में ये एक्सपेरिमेंट मैं तो सुझाव दूंगा गृह मंत्री अमित शाह जी को कि ये लागू कर दें। अब देखिए इतनी कल्पना है कि नहीं, पहला कदम लिया है, मेरे हिसाब से और कदम लेने हैं। और कदम यह है कि डेमोक्रेटाइज़ करें जम्मू कश्मीर को खूब, वहाँ जो है बिजनेस के लिए उसको वो करें, तैयार करें, क्योंकि सब्सिडी तो बहुत दे रहे हैं हम, लेकिन उससे असंतोष नहीं जा रहा है। देखिए, लोग भूल जाते हैं कि कश्मीर को कितना पैसा जाता रहा है ना। ठीक,
मैं आपको जो है, ठीक है, उनको खाना मिलता है, फ्यूल मिलता है, अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना। उनको और ये मैं जब 370 हटा था तब की बात बता रहा हूँ, इनको मिलता था 14,225 रुपया सेंट्रल ग्रांट पर कैपिटा। नेशनल एवरेज 3,000 उस समय था, 681। ठीक, तो आप सोच लीजिए 4.5 गुना, 4 गुना मान लीजिए, है ना, 4.5 नहीं 4 गुना करीब करीब। तो 4 गुना ज़्यादा पैसा कश्मीर को देते हैं हम, बिहार को तो नहीं दे रहे, उड़ीसा को भी नहीं दे रहे, जो कि महागरीब हैं। मुफ्त का चावल मिलता है। तो यही तो बहुत से हमारे इंडियन आर्मी के सिपाही कहते हैं कि साहब हमारा ही चावल खाकर हम ही पे पत्थर फेंकते हैं। तो असंतोष क्यों है? क्योंकि भाई आपने दे तो दिया चावल, आपने दे तो दिया सब्सिडी, लेकिन रोज़गार नहीं है, असंतोष है। असंतोष कैसे आप दूर करें भाई? लोकल इलेक्शन हो, लोकल मेयर सिस्टम हो तो ठीक है, आपका मेयर अगर साफ नहीं कर रहा है कचरा तो आप नया मेयर लेके आइए, स्वायत्ता लाइए। हर गांव में, हर ज़िले में पंचायती राज अमेंडमेंट तो ठीक से कभी लागू ही नहीं हुआ है ना, तो वो करिए लागू। और जो है उस बिज़नेस के लिए उस स्टेट को तैयार करिए, और फिर अलग अलग मेयर कॉम्पीट करें बिज़नेस के लिए। तो अगर वहाँ और अलग अलग जगह के लोग जाएं, अब देखिए बेंगलोर में आपको मिल आएंगे नॉर्थ ईस्ट के लोग काम करते हुए होटल्स में, नॉर्थ ईस्ट के बहुत लोग काम कर रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में देखिए उपद्रव उतना नहीं रहा, हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी का भाग बनता आ रहा है नॉर्थ ईस्ट। तो वही चीज़ कश्मीरी आएँ, पूरे भारत में काम करें, पूरे भारत से लोग जाएं कश्मीर में काम करें, व्यवसाय हो, रोज़गार जो है हो, तो अपने आप चीज़ें सुधर जाएंगी। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में कश्मीर जो है फिर से भारत का मुकुट रहेगा और धरती का स्वर्ग ही कहलाएगा। तो इसी के साथ कश्मीर पे एक हमारी चर्चा थी अतुल सिंह जी के साथ जो जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, और fairobserver.com पर जाकर कश्मीर की टाइमलाइन को भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल रहे हैं। धन्यवाद अतुल जी साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।